हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग का स्टडी बिल्कुल ही सही चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आधुनिक भारत का लेक्चर सीरीज मैंने शुरू किया था। इसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। इसके बाद 18वीं शताब्दी में नवीन स्वतंत्र राज्यों का उद्भव होता है फ्रेंड्स, तो उससे रिलेटेड मैं अवध, हैदराबाद, मैसूर और सिख गुरु से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका है। और इसके बाद पंजाब साम्राज्य का प्रथम वीडियो, इसको मैं सेकंड पार्ट में 2 पार्ट में लाया हूं फ्रेंड्स। तो एक वीडियो अपलोड हो चुका है इससे संबंधित, और ये वीडियो इसका सेकंड पार्ट है पंजाब से संबंधित। तो पिछली लेक्चर में मैं फ्रेंड्स बताया था कि बंदा बहादुर के बाद किस प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह आते हैं, पंजाब साम्राज्य को एक्सपेंड करते हैं और किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष एक चुनौती पेश करते हैं। यही कारण था कि अमृतसर का संधि करना पड़ा, और अमृतसर के संधि के में प्रावधान किया गया था कि सतलज नदी के पूर्व में आपको विस्तार रोक देना है। और यही कारण था कि सतलज नदी के उत्तर और पश्चिम वाले साइड में ये एक्सपेंशन करते हैं अपने साम्राज्य का, और इसी परिप्रेक्ष्य में वो कश्मीर को, मुल्तान को, पेशावर को इत्यादि को वो जीतकर अपने सिख साम्राज्य में एकत्र कर देते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के उपरांत 1843 ईस्वी तक 2 शासक आते हैं फ्रेंड्स, खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह। चूंकि ये उतने योग्य शासक नहीं थे, यही कारण था कि 43 ईस्वी तक 1843 ईस्वी तक ये दोनों शासक मीन्स आते हैं, और 1843 में महाराजा दिलीप सिंह आते हैं शासक बनकर। तो यहां तक मैं फ्रेंड्स कवर कर चुका था पिछली वीडियो में, और मैं ये बता दिया था कि किस प्रकार प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर दूं। तो इसके पहले मैं फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे संबंधित जो भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको यूं ही मत गंवा दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही मजाक में मत ले लीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो को पूरा बेजाते बढ़िया से आप एकदम स्थिर होकर और एकदम शांतिपूर्वक इस वीडियो को देखें फ्रेंड्स, ताकि ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई थी जिससे सिखों को ब्रिटिशों के साथ फ्रेंड्स युद्ध करना पड़ा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए कि 1843 ईस्वी में क्या होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो 1843 ईस्वी में सिंध का विलय हो जाता है, और फ्रेंड्स और सिंध पर कब्जा हो जाता है किसका, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और सिंध वाला इलाका किस साइड में है फ्रेंड्स, तो पंजाब वाले इलाका में ही है, उसी के नजदीक में ही है फ्रेंड्स। तो यही कारण था कि जो सिख साम्राज्य के नेतृत्व करता थे वे सदमे में पड़ जाते हैं, और ब्रिटिशों की मंशा के प्रति अपनी नाराजगी जताते हैं फ्रेंड्स, और ये सोचते हैं कि जिस प्रकार सिंध का विलय कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में, तो ठीक इसी प्रकार पंजाब को भी किया जा सकता है आगे। तो इसी जद्दोजहद में फ्रेंड्स कौन पड़ जाते हैं, तो सिख साम्राज्य के जो नेतृत्व करते हैं मीन्स राजा दिलीप सिंह होते हैं। तो राजा दिलीप सिंह को ऐसा चिंता सताने लगती है फ्रेंड्स, चूंकि इस समय तक वेलेजली आ गया था फ्रेंड्स, और वेलेजली की सहायक संधि हो गई थी बहुत सारे साम्राज्य जैसे हैदराबाद, मैसूर। तो इन लोग का क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति थी कि किसी प्रकार से ये साम्राज्य को, जो भी देशी रियासत है, इसको किसमें, ब्रिटिश साम्राज्य में तब्दील किया जाए। इसीलिए बहुत सारा एग्रेसिव नीति अपनाया जाता फ्रेंड्स। इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1843 ईस्वी में फ्रेंड्स सिंध पर विलय किया जाता है, सिंध को विलय कर दिया जाता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मंशा पर संदेह होती है। चूंकि इसी वाला एरिया में सिंध था, तो इसीलिए अब जो भी पंजाब के नेतृत्व करता है फ्रेंड्स राजा दिलीप सिंह, ये सोचते हैं कि अगर सिंध पर विलय हो गया तो आने वाले समय में पंजाब को भी ये अपने कब्जे में मिला सकती है। यही कारण था कि ये अपनी सेना का तैयारी फ्रेंड्स पुरजोर करने लगते हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक शक्ति एकदम कमजोर थी। क्यों? क्योंकि ये महारानी झिंडर के नेतृत्व में फ्रेंड्स, ये चूंकि उस समय वयस्क नहीं हुए थे, इसीलिए ये उतनी इनकी राजनीतिक शक्ति मजबूत नहीं थी फ्रेंड्स।
पंजाब में मजबूत राजनीतिक स्थिति की कमी थी। क्यों? क्योंकि उस समय राजा दिलीप सिंह थे, ये वयस्क नहीं थे फ्रेंड्स, और रानी झिंडन के नेतृत्व में उनके संरक्षण में इनका साम्राज्य चल रहा था। कब आए थे ये? 1843 ईस्वी में। यही कारण था फ्रेंड्स कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि किसी भी तरह पंजाब को अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया जाए। यही कारण था कि सर ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना पंजाब की तरफ कूच करने लगती है फ्रेंड्स, और इसको विलीन करने का प्रयास किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रेंड्स प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। कब? 1845 से 1846 ईस्वी के बीच में। इसका प्रसार अगर देखें फ्रेंड्स तो प्रधान सेनापति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड गॉफ। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स? तो लॉर्ड हार्डिंग्स। ये फ्रेंड्स देखिए, यही सब इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए, ये बिल्कुल ही एकदम पूछ सकता है फ्रेंड्स। ठीक, तो इस चीज को आप भूलिए नहीं, इस चीज को ध्यान से आप देखिए। ठीक, तो इस समय कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स थे। सिख सेनापति का नेतृत्व, सिख सेनापति कौन थे फ्रेंड्स? तो इस समय लाल सिंह थे। और लाल सिंह देखेंगे फ्रेंड्स कि आगे अपने लालच में किस प्रकार सिखों को धोखा देते हैं फ्रेंड्स, तो ये हम आगे डिटेल से बताएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है फ्रेंड्स कि युद्ध शुरू होने लगती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पंजाब साम्राज्य के बीच में। ठीक, तो इसी परिप्रेक्ष्य में 18 दिसंबर 1845 को एक मुड़की का युद्ध होता है फ्रेंड्स, और इस मुड़की के युद्ध में कौन? अंग्रेज विजय उनको प्राप्त होता है। फिर आगे देखिए 28 जनवरी 1846 को एक अलीवाल का युद्ध होता है। फिर 10 फरवरी 1846 ईस्वी को सबरान का युद्ध होता है फ्रेंड्स, और इस सबरान का युद्ध जो है फ्रेंड्स एकदम निर्णायक साबित होता है, और इसमें अंततः जो पंजाब साम्राज्य है ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स? ये हार जाता है। यही कारण था कि 8 मार्च 1847 ईस्वी को एक लाहौर की संधि की जाती है, और इस लाहौर की संधि के माध्यम से बहुत सारा प्रावधान पंजाब पर थोप दिया जाता है। तो इसमें हम लोग प्रावधान देख ले फ्रेंड्स। प्रावधान में क्या था कि सतलज नदी के दक्षिण का सारा प्रदेश अंग्रेजों को मिल जाएगा। सतलज नदी का दक्षिण वाला इलाका, ये पिछले वीडियो में मैंने मैप से पूरा अच्छी तरह से समझा दिया था फ्रेंड्स कि कहां कहां तक एक्सपेंशन था महाराजा रणजीत सिंह का। तो उस वीडियो से आप उस मैप को आप अच्छे से समझ ले। तो मैं आपको केवल इतना बता दूं कि सतलज नदी के दक्षिण साइड में जो इलाका था ये किसके साम्राज्य में विलीन हो गया? तो अंग्रेजों को ये दे दिया गया। फिर जुर्माना के रूप में फ्रेंड्स 1.5 करोड़ रुपया का जुर्माना पंजाब साम्राज्य पर थोपा गया, और ये बोला गया कि आप सिख सेना में कटौती करेंगे। ये सिख सेना बहुत बृहद स्तर पर था फ्रेंड्स। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि एक मुनरो होते हैं। मुनरो क्या बोलता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह का सेना है ये दूसरी सबसे बड़ी सेना होती है उस समय के उस काल में फ्रेंड्स। तो यही कारण था कि सिख सेना को ये कट करने का प्रावधान रखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बोला गया कि पैदल सेना आपको 20,000 तक रखना है, और घुड़सवारी सेना 12,000 तक ही आपको रखना है। इससे ज्यादा आप एक्सपेंड सेना का नहीं कर सकते हैं। फिर लाहौर के एरिया में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, और ये ब्रिटिश रेजिडेंट देखिए, जब सहायक संधि में बताया था, सहायक संधि का वीडियो भी अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स, उसको आप देख लीजिएगा। तो सहायक संधि में जो प्रावधान था, उस प्रावधान में एक ये भी प्रावधान था कि ब्रिटिश रेजिडेंट को उस एरिया में जो भारतीय नरेश सहायक संधि पर सिग्नेचर कर चुके हैं उस एरिया में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। तो इस वाले इलाका में, पंजाब वाले इलाका में हेनरी लॉरेंस नामक एक व्यक्ति को ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में वहां नियुक्त कर दिया गया फ्रेंड्स। ये ब्रिटिश रेजिडेंट क्या करता था? तो विदेश मामलों का ये सारा हस्तक्षेप करता था फ्रेंड्स, और यही देखता था। आगे देखें तो बदले में दिलीप सिंह और महारानी झिंडन को क्या मिला फ्रेंड्स? तो दिलीप सिंह को महाराजा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक, क्यों? क्योंकि ये क्षतिपूर्ति ये इतना करना था फ्रेंड्स, और इसके एवज में ये बोले कि ये कर दो, हम आपको महाराजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और संरक्षिका झिंडन के संरक्षण में आप शासन कीजिएगा। फिर वजीर लाल सिंह को ही स्वीकारा गया। अब यहाँ लाल सिंह को ही क्यों स्वीकारा गया वजीर के रूप में? क्योंकि ये जो लाल सिंह थे फ्रेंड्स, ये अंग्रेजों के चाटुकार थे। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर क्या किए थे लाल सिंह, तो ब्रिटिश ये पंजाब जो सिख साम्राज्य है, सिख सेना है, उसको ये उतना अच्छे से नेतृत्व नहीं कर पाए थे और ब्रिटिशों के पक्ष में ये अंततः चले गए थे। फिर सिख साम्राज्य को सीमित करने हेतु कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया। फ्रेंड्स देखिए, कश्मीर वाला मैं बताया था रणजीत सिंह का जो साम्राज्य था वो 4 सूबों में बटा था। फ्रेंड्स कौन कौन सा 4 था, तो एक कश्मीर, लाहौर, पेशावर और एक था फ्रेंड्स, तो वो वाला इलाका, ये कश्मीर वाला जो इलाका है, उस कश्मीर वाला इलाका को गुलाब सिंह को दे दिया गया। इस प्रकार सिख साम्राज्य क्या हो गया, छोटा हो गया। फ्रेंड्स ठीक, फिर आगे देखें तो 16 दिसंबर 1846 को एक भैरवाल की संधि होती है। इस भैरवाल की संधि को अमृतसर की संधि भी बोला जाता है। फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि ये भैरवाल जो है वो अमृतसर के निकट है, या यूं बोले तो अमृतसर में ही है। तो इस संधि में क्या बोला गया कि लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंप दिया गया। फ्रेंड्स इस संधि के माध्यम से 8 सिख सरदारों का एक परिषद था, उस परिषद को लाहौर का प्रशासन सौंप दिया गया। फ्रेंड्स ठीक, और रानी झिंदन को क्या किया गया कि 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि महारानी झिंदन को ये भैरवाल की संधि या अमृतसर की संधि के बाद इनको कहाँ इनको भेज दिया गया था, तो ये शेखपुरा में इनको भेज दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स ठीक। आगे देखें तो द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, इस प्रकार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समापन और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का फ्रेंड्स क्या होता है, तो यहाँ पर हम कारण देखेंगे और यहाँ परिणाम देखेंगे। तो देखिए, इसकी शुरुआत 1848 से 1849 के बीच में होती है। इसका मेन कारण क्या था, तो मेन कारण ये था फ्रेंड्स कि चूंकि इस संधि के माध्यम से, भैरवाल की संधि के माध्यम से और इधर लाहौर की संधि के माध्यम से सिख साम्राज्य को एकदम छोटा कर दिया गया फ्रेंड्स, और सिख साम्राज्य को विभिन्न भागों में बांटकर गुलाब सिंह को दे दिया गया, कुछ हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य में विलीन कर ली। तो इसी प्रकार सिख साम्राज्य क्या होता, धीरे धीरे छोटे होते जा रहा था फ्रेंड। तो इसी सिख साम्राज्य को एक्सपैंड करने के लिए, सिख साम्राज्य को संगठित करने के लिए, सिख साम्राज्य को मजबूत करने के लिए ये क्या करते हैं, मुल्तान के सूबेदार कौन होते हैं, मूलराज। तो ये मुल्तान का सूबेदार जो मूलराज है और शेर सिंह और छतर सिंह इत्यादि के नेतृत्व में ये क्या होता है फ्रेंड्स कि ये पंजाब को फिर से एक संगठित रूप देने का प्रयास करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में देखा गया फ्रेंड्स कि ये क्या कर देते हैं कि ब्रिटिशों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए पंजाब को ये युद्ध छेड़ देते हैं और ब्रिटिशों के विरुद्ध में विद्रोह शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो जाता है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध फ्रेंड्स 13 जनवरी 1849 ईस्वी को शुरू हो जाता है और इस युद्ध को चिलियानवाला का युद्ध भी बोला जाता है। फ्रेंड्स इसमें ब्रिटिश सेनापति कौन थे, गफ थे, और ये मूलराज जो मुल्तान के सूबेदार थे, और इनके साथी कौन कौन, तो शेर सिंह और छतर सिंह। तो इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। चूंकि यह युद्ध कोई निर्णायक परिणाम नहीं दे पाया, यही कारण था कि इस गफ को हटाकर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, चार्ल्स नेपियर को सेनापति नियुक्त करती है और फिर मूलराज के साथ क्या होता है फ्रेंड्स, युद्ध होता है। और यह युद्ध गुजरात का युद्ध कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भूलिएगा मत। गुजरात का युद्ध, इसको तोपों का युद्ध भी बोला जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर तोप का, गन्स का इत्यादि इस युद्ध में यूज किया गया था। इसको बैटल ऑफ गन्स भी बोला जाता है फ्रेंड्स, तोपों का युद्ध भी बोला जाता है, और इसको गुजरात का युद्ध भी बोला जाता है। तो ये युद्ध शुरू होता है 21 फरवरी 1849 ईस्वी को। फ्रेंड्स इस युद्ध में क्या होता है कि अंततः पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार क्या होता है कि एक जो विद्रोह मींस एक अवरोध के रूप में जो भी शुरू हुआ था मूलराज के नेतृत्व में, उस विद्रोह को भी इस गुजरात के युद्ध के माध्यम से दबा दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि कोई भी अब ऐसा स्टेप उठाने का प्रयास नहीं करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में। इस प्रकार क्या होता है फ्रेंड्स की 30 मार्च 1839 ईस्वी को पंजाब को अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में एक लॉर्ड डलहौजी का, फ्रेंड्स उस समय डलहौजी थे, तो लॉर्ड डलहौजी का एक कथन आता है कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की जो पराजय के बराबर थी। ये इस युद्ध को जीत मानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा ये युद्ध में खर्च हो गया था फ्रेंड्स। ठीक, तो इस प्रकार क्या होता है कि पंजाब को अपने साम्राज्य में विलीन कर दिया जाता है।
परिणाम क्या होता है कि 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर महाराजा दिलीप सिंह को और रानी झिंडोर को कहा इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है फ्रेंड्स को, इस प्रकार पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर दिया जाता है। तो ये रहा सिख साम्राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स यूपी पीसीएस या जो भी पीसीएस वाले एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन सब पूछ चुका है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स कि पंजाब का जो शासन है, पंजाब का शासन 3 सदस्यीय परिषद के माध्यम से चलाया गया। कब? तो जब ये महाराज जी जब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया तो पंजाब का शासन 3 सदस्यीय परिषद के माध्यम से चलाया जा रहा था। तो फ्रेंड्स यही पूछा था कि 3 सदस्यीय परिषद में ये कौन कौन शामिल थे और कौन कौन शामिल नहीं थे। ये था यूपी पीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन। तो इसमें सदस्य कौन थे फ्रेंड्स? तो अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस थे, अन्य 2 सदस्यों में जॉन लॉरेंस थे और ग्रेनविले मानसेल थे। तो ये दोनों सदस्य हुए और ये एक हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष हुए। तो ये यूपी पीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। आगे पूछा था कि पंजाब साम्राज्य सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? तो महाराजा दिलीप सिंह। ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। फिर ये पूछा था फ्रेंड्स कि ये दिलीप सिंह क्या ईसाई धर्म स्वीकार किए थे बाद में? तो ये आगे चलकर फ्रेंड्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं, ठीक। और इनका निधन कहाँ होता है? तो पेरिस में। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा, इनका निधन कहाँ हुआ? ये यूपी पीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। तो इनका निधन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पेरिस में। इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। इंग्लैंड से ये पेरिस जाते हैं, पेरिस से ये इंग्लैंड से पेरिस, पेरिस से रूस और रूस से फिर पेरिस आते हैं फ्रेंड्स और पेरिस में ही इनका निधन हो जाता है। और अंतिम संस्कार इनका कहाँ कराया गया था? तो इंग्लैंड में कराया गया था। तो ये रहा यूपी पीसीएस मेंस 2010 और यूपी पीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन। आगे पूछा था फ्रेंड्स कि रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको बखूबी पता होगा कि महाराजा रणजीत सिंह का जब डेथ होता है 1839 ईस्वी में, तो इसके बाद उत्तराधिकार किनको दे दिया जाता है? तो खड़ग सिंह के नेतृत्व में सत्ता संभाला जाता है फ्रेंड्स। लेकिन ये अयोग्य शासक, इसके बाद नौनिहाल आते हैं और नौनिहाल के बाद ये दिलीप सिंह आते हैं, ठीक। ये जेपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। फिर महाराजा रणजीत सिंह का एक कथन है फ्रेंड्स, ये पूछा था कि ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? कौन सा कथन है? तो ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों की एक निगाह से देखकर चलूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। ये था यूपी पीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन। तो ये चूंकि आपको पता भी होगा फ्रेंड्स कि ये बहुत ही धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिएगा कि इनके साम्राज्य में, इनके शासन काल में ये एक दीनानाथ नाम के वित्त मंत्री होते हैं जो हिंदू होते हैं, और एक अजीजुद्दीन नाम के व्यक्ति होते हैं, ये मुसलमान होते हैं। और ये मुसलमान व्यक्ति कौन थे? तो विदेश मंत्रालय का प्रभार इनको सौंपा गया था। तो इस प्रकार क्या था फ्रेंड्स कि शासक सिख, वित्त मंत्री हिंदू और विदेश मंत्री मुस्लिम। तो इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता को पूरा लेकर ये चलते थे फ्रेंड्स। तो ये रहा क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन पूछा था रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? तो राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 1995 की। फिर महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो ये शुक्रचकिया मिसल के थे। ये क्वेश्चन पूछा है यूपी पीसीएस प्री 1997 का। इस प्रकार संपूर्ण सिख साम्राज्य फ्रेंड्स कंप्लीट होता है बहुत अच्छे से। आप इसको बार बार रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप शॉर्ट नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप बार बार इसको रिवीजन करते रहिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद।